कार्नेट साइकिल में हम लोग ये देखते हैं कि टोटल आपके 4 प्रोसेस होते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है ए से बी, वो होता है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा, दो ग्राफ आपके पैरेलल हैं जिसको मैं ए बी और सी डी बोल रहा हूं। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट है तो आप बोलेंगे ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन कौन से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए से बी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और सी से डी भी आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जो बच गए बाकी दो, इनको हम बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और हम लोग फर्स्ट लॉ से जब सेकेंड लॉ में कन्वर्ट होते हैं तो यहां पर इंट्रोड्यूस होता है आपका एंट्रोपी, जिसको हम इन फ्यूचर बोलेंगे रैंडमनेस। लेकिन ये जो बीच का फेज है जिसमें आपको बताया जाता है कि एंट्रोपी क्या था, वहां पर आपका बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है कार्नेट साइकिल। और कार्नेट साइकिल केवल और केवल आइडियल गैस के लिए डिफाइन है। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा आराम से इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोला गया जो प्रोसेस बना हुआ था, ये आपसे पूछा गया ए बी क्या बना हुआ था। तो मैंने कहा जो ए बी बना हुआ था वो था रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के साथ आ गया आपका आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया। मैंने कहा ठीक है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आया, वो भी कौन सा प्रोसेस, बोलूंगा ए बी। तुमने कहा मुझे दो चीजें पता करनी होती हैं। जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया, इसका मतलब आइडियल गैस के लिए डीई की वैल्यू तो 0 हो गई। मैंने कहा ठीक है, तो हमने कहा चलिएगा वर्क निकालते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप वर्क निकालने लगे ए से बी जाने में तो आंसर आपका आएगा -nRT, ln बन जाएगा V2 अपॉन V1। V2 का मतलब हुआ आपका VB अपॉन ये हो गया आपका VA। अब मैंने दो नाम और दिए टेम्परेचर को। जो ऊपर वाला पैराबोलिक ग्राफ था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको नाम दिया आपने TH। इस पूरे ग्राफ पर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। और जो आपका नीचे बना हुआ था ग्राफ C और D वाला, इसको नाम दिया आपने TL। और इनसे जितना दूर जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता है। ये आपको बॉयस लॉ जब हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, वहां पे बताया जा चुका है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मैंने एक नया नाम दिया आगे से TH। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता चल चुका है। अब अगर मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने लगूं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q की वैल्यू थी आपकी DE माइनस DW। जैसे आपने बोल दिया आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से DE आपका बन गया 0 और Q की वैल्यू बन गई माइनस DW। तो ऊपर वाले को ही मैंने बस माइनस से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया nRTH, और ये बन गया आपका ln VB अपॉन VA। ये ध्यान देने वाली बात है कि VB अपॉन VA की वैल्यू ग्रेटर देन बनाएगी। मैंने कहा क्योंकि वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो ln 1 से अगर ज्यादा आ जाता है तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब Q पॉजिटिव होगा। अगर Q पॉजिटिव होगा इसका मतलब सिस्टम ने हीट रिसीव करी है। क्योंकि हमने पढ़ा था सिस्टम और सराउंडिंग में कि अगर सिस्टम हीट रिसीव कर रहा है तो Q पॉजिटिव आता है। अगर हीट ये वहां पर वो किसी सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा है तो बोलूंगा ये हीट नेगेटिव आता था। यहां पर अगर ये Q पॉजिटिव आएगा तो मैंने कहा यहां पर एक नया नोटेशन और लगाया कि ये जो पर्टिकुलर A से B प्रोसेस है ये एनवायरनमेंट से हीट रिसीव कर रहा है और इसको नाम दिया QH। तो मैंने इसको भी नाम दे दिया QH। हमने कहा ठीक है, A और B हमें समझ में आ गया। अगर A B समझ में आ गया तो अगला पॉइंट आता है आपका B और C। हमने कहा अगर B और C निकालना है तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं B और C कौन सा था। तो मैं बोलूंगा ये भी आपका बना है रिवर्सिबल, लेकिन प्रोसेस हो चुका है एडियाबैटिक प्रोसेस। और जैसे ही आपने एडियाबैटिक प्रोसेस बोल दिया तो पहली स्टेटमेंट तो आपने कहा कि Q की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि एडियाबैटिक है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब जो Q की वैल्यू रहेगी वो रहेगी DE माइनस DW। जैसे ही आपने इसको बोला 0, इसका मतलब DW की वैल्यू कहीं ना कहीं DE के इक्वल आ गई। मैंने कहा ठीक है, और अगर DE के इक्वल आ गई तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं कि यह आंसर आपका आ जाएगा NCV, और ये बन जाएगा आपका DT, और DT की वैल्यू होगी T फाइनल। T फाइनल का मतलब होगा TC माइनस जहां से चलना स्टार्ट किया था TB। क्या मैं इसको लिख सकता हूं आगे से NCV
टीसी को मैं लिख सकता हूं यहां पर, ऑब्जर्व कीजिएगा क्या टीएल लिखा जा सकता है, और ये आपका आ जाएगा टीएच। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर बीसी में हमने देखा कि हम क्यू निकाल चुके हैं और हम लोग डीडब्ल्यू भी निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमने इससे स्टॉप किया और हमने कहा अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा अगला पॉइंट आपका फिर से पहुंच गया, तो हमने हेडिंग डाली यहाँ पर सी और डी, और जैसे आपने सी डी डाली तो क्या पूछ सकता हूँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट है। मैं बोलूंगा ठीक है, इसका मतलब ये प्रोसेस होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे आपने आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया तो क्या बोल सकता हूं, डी डब्ल्यू जो आपका रहेगा कहां से कहां तक बोलूंगा, सी से डी तक, वो लिखा जाएगा माइनस एन आर टी। किस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो बोलूंगा ये टेम्परेचर तो आपका टी एल बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा जो आपका एल एन था फाइनल वॉल्यूम, मैं बोलूंगा ये आएगा वी डी अपॉन यहां पर आएगा वी सी। मैंने कहा ठीक है, आपने डी डब्ल्यू भी बता दिया। और अब बात करते हैं Q की बात। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q की वैल्यू हो चुकी है DE माइनस DW। जैसे आपने आइसोथर्मल बोला तो ये डेटा तो 0 हुआ, और जो Q की वैल्यू आई वो ऊपर वाले को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और इसकी वैल्यू आपकी आई NRTL LN VD अपॉन VC। ऑब्जर्व कीजिएगा क्या ग्राफ में वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर ग्राफ में वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 से कम आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, इसका मतलब एलएन डेटा जो भी बनेगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब अगर मैं सिस्टम हूं और मेरी क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब मैं अपनी हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मैंने कहा इसका मतलब यहां पर नोटेशन चेंज होगा। नोटेशन चेंज होने के बाद आपको बोलना पड़ेगा कि सी डी प्रोसेस में हीट बाहर जा रही है, और इसका नाम दिया आपने QL। मैंने कहा ठीक है, इसका नाम अलग से दे दिया हमने QL। हमने कहा सीरी हो गया, हमें लौट के वापस A पर पहुंचना है। मैंने कहा अगर आपको लौट के वापस A पर पहुंचना है तो फिर से हेडिंग डालेगा कि ये प्रोसेस आपका आएगा DA। मैंने कहा DA कौन सा प्रोसेस है, तो उन्होंने कहा रिवर्सिबल। बताते रहेगा रिवर्सिबल बनेगा एडियाबैटिक प्रोसेस, और जैसे ही आपने एडियाबैटिक प्रोसेस बोला तो आप बोलेंगे Q की वैल्यू हो जाएगी DE माइनस DW। एडियाबैटिक है तो आपने इसको 0 बोला। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने इसको 0 बोल दिया तो DW की वैल्यू होगी आपकी DE के बराबर, और DE की वैल्यू हो जाएगी NCV T2 माइनस T1। मैं बोलूंगा T2 कितना है, बोलूंगा A पर, और A पर जो टेम्परेचर है उसका आपने TH बोला है। जहां से उसने स्टार्ट किया था वो आपका है आपका TL, और इस टाइप से आपने अलग अलग इक्वेशन बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा मैं A से B गया, B से C गया, C से D गया और D से A गया, टोटल वर्क कितना हुआ, तो बोलूंगा टोटल वर्क तो पाथ पर डिपेंड करता है, इसीलिए तो बोला जाता है वर्क को पाथ फंक्शन। तो मैंने कहा चलेगा, DW की वैल्यू निकालेगा और DW की वैल्यू भी टोटल निकालेगा। मैंने कहा अगर टोटल निकालना चाहो तो बोल सकता हूं क्या A से B में कितना वर्क हुआ, फिर आपने कहा वर्क B से जाने में C कितना हुआ, मैंने कहा वर्क C से D कितना हुआ, और DW D से वापस A में आने पर कितना वर्क हुआ, तो TH LN VB अपॉन VA। जब मैंने वर्क B और C की बात करी तो आपको जो फॉर्मूला बना वो आया आपका NCV TL माइनस TH। उसके बाद में जब आपने फिर से C और D का वर्क लिया, C और D का जो वर्क है वो बना आपका माइनस NRTL LN VD अपॉन VC, और फिर से आपने जब D से A का वर्क लिया तो वर्क आपका आया NCV TH माइनस TL। बहुत ज्यादा अगर ध्यान से देखें तो ये बनेगा NCVTL और ये बनेगा माइनस NCVTL, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों डेटा अगर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो मैं बोलूंगा जो फाइनल आपका आउटपुट मिलेगा, क्या बोल सकते हैं, आंसर आपका बनेगा माइनस, वेरीफाई कीजिएगा, NRTH, ये बनेगा LNVB अपॉन VA, माइनस बनेगा आपका NRTL LN VD अपॉन VC। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। मैंने कहा अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा हमने पढ़ा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक की अगर बात करने लगे तो मैंने कहा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक तो BC था और
इसी के साथ में एक था रिवर्सिबल आपका एडियाबैटिक, बी और सी के बाद में था आपका डीए। मैं इन दो को अगर ध्यान से स्टडी करने लगूं तो मुझे इतना पता है कि किसी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। जैसे ही मैंने P को लिखा nRT अपॉन V तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका T V रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आइडियल गैस के लिए, कभी आप किसी भी चीज के लिए लगाने लग जाए। हमने कहा अगर आप BC की बात करते हैं तो मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर एट बी पॉइंट V एट बी पॉइंट रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू हो जाएगा TC V C गामा -1। TB का मतलब क्या है, बोलूंगा TH, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहां से TH अपॉन TL, चूंकि TC आपका लोअर टेम्परेचर था। जब मैंने इसको चेंज किया तो पता चला ये आया VC अपॉन VB और रेज टू पावर बन गया, घुमा के आया गामा -1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ठीक है, दोबारा से ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक डीए की बात करने लगे तो क्या सेम फॉर्मूला जब मैं दोबारा लगाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं टेम्परेचर एट डी पॉइंट वॉल्यूम एट डी पॉइंट गामा -1 इक्वल टू टेम्परेचर एट ए पॉइंट वॉल्यूम एट ए पॉइंट रेज टू पावर गामा -1। जब आपने इन सबको सॉल्व किया तो टीडी कौन सा टेम्परेचर है, बोलूंगा नीचे वाला। नीचे वाले का मतलब हुआ लोअर, तो हम लोगों को अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो क्या लिख सकता हूं TH अपॉन TL का फॉर्मूला बनेगा VD अपॉन आपका बन जाएगा VA और रेज टू पावर बन जाएगा आपका गामा -1, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करने लगे तो बोलूंगा ये भी TH अपॉन TL की वैल्यू दे रहा है और ये भी आपका TH अपॉन TL की वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कंक्लूड करते हुए आपको पता चला कि VC अपॉन VB की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं VD अपॉन VA की वैल्यू हुई है। हमने कहा अरे ये कैसे पॉसिबल हो गया, हमने कहा पॉसिबल हो या नहीं हो, हमें तो VD अपॉन VC निकाला था। हमने कहा इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, VD अपॉन VC की वैल्यू बन जाएगी, VD अपॉन VC बन जाएगा आपका VA अपॉन VB। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया नंबर 3। हमने कहा ये किया ही क्यों था, तो हमने कहा अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर आप रोमन में जो आपने थर्ड लिखा है, तो इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने टोटल वर्क निकाला था, लिख देता हूं कि टोटल वर्क वो आपका कुछ इस टाइप का बना था। मैंने कहा पहले मैंने अपना ऑपरेशन लिखा nRTH, उसके बाद आया ln VB अपॉन VA और बाद में आपका बना nRTL और यहां पर फंसा हुआ था आपका VD अपॉन VC। जैसे मैंने यहां से VD अपॉन VC की वैल्यू रखी तो यहां पर आपका आया VA अपॉन VB। क्या VA अपॉन VB को अगर मैं रिवर्स करता हूं तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और प्लस बनते ही आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी क्या वो बन जाएगी माइनस nRTH ln VB अपॉन VA और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस nRTL ln VB अपॉन VA। और जब मैं इन सबको कॉमन लूंगा तो क्या मेरा फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा, बताएगा NR कॉमन आएगा। मैं बोलूंगा ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा माइनस NR और ये बनेगा TH माइनस TL और बन जाएगा ln VB अपॉन VA। इसको वेरीफाई करवाना आपका काम है। हमने कहा अगर यहां तक हो गया तो हम तो इंजन की बात कर रहे हैं। हमने कहा जी इंजन क्या होता है, तो उन्होंने कहा मान लीजिएगा कोई आपका इंजन बना हुआ है और ये अगर इंजन बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ी देर में थोड़ा डिटेल पढ़ाया जाएगा, इसको बोलते हैं आप सोर्स। क्या बोलते हैं, सोर्स। और जहां पर वो हीट बर्बाद करता है उसको बोलते हैं सिंक। मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर आपने इसको बोला QH, कितना बोला QH। QH की वैल्यू मान लीजिएगा आप 100 जूल बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और सिंक को इसने जो वेस्टेज किया जिसको आपने QL दिया, इसमें वो 20 जूल बेकार कर रहा है। 100 मैंने एनर्जी दी थी, 20 बेकार कर दिया, तो बताएगा टोटल वर्क कितना होगा। तो बोलूंगा टोटल वर्क कहीं ना कहीं दोनों को माइनस कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। मैंने कहा वर्क निकालना है, लेकिन जब मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने हीट 100 दिया, आप बोलेंगे कि QH की वैल्यू आएगी प्लस 100। और जब आपने इसको हीट को बेकार कर दिया है, सराउंडिंग को दे दिया, तो आप इसे नहीं बोलेंगे 20, तब आप इसे बोलेंगे QL इक्वल टू -20। तो जो आपका 80 आंसर आएगा,
क्या वो बोल सकता हूँ QH प्लस QL आएगा अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। हमने कहा हमें तो वर्क की, हमें तो ये काम करना है कि मैंने कितनी एनर्जी दी और मेरे इंजन ने कितना काम कर दिया। बेसिक लॉजिक तो यही है। और बेसिक लॉजिक का मतलब मैंने बोला ठीक है, इंजन की अगर इफिशिएंसी की बात करने लगे तो बोलूंगा भाई वर्क में मुझे टेंशन मत दीजिएगा, वर्क जो भी आए उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय कितनी हीट दी थी। इस पूरे कार्नेट सिस्टम में आपने कितनी हीट दी है, बोलूंगा हीट देने वाला था आपका QH। मैंने कहा QH वो पर्टिकुलर हीट जो हाई टेम्परेचर पे दी गई थी कार्नेट के पहले साइकिल में। मैंने कहा वर्क का मैग्नीट्यूड, उसने कहा मैग्नीट्यूड का मतलब है जो भी ऊपर आए उसको इस टाइप से बनाएगा कि वो एक पॉजिटिव डेटा बन जाए। मैंने कहा TH माइनस TL ऑलरेडी पॉजिटिव है, ln VB अपॉन V में VB ज्यादा आएगा VA से, इसका मतलब ln 1 से ज्यादा आएगा और 1 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव आएगा। इसका अंदर मैंने इसको मॉड लगाया तो मैंने अपनी तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई किया और पुराना डेटा फिर से रखा माइनस NR TH माइनस TL और ln बन गया VB अपॉन VA। मैंने कॉपी किया, जिससे कि मॉड क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करने लगे आपने स्टार्टिंग में कितनी हीट दी थी। तो कार्नेट सिस्टम के जब आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो आपने जो हीट दी थी वो दी है, आपने वेरीफाई करते रहेगा, ये थी आपकी NR TH ln VB अपॉन VA। साथ में आप चीजें चेक करना आप लोगों का काम है कि कैसे कैसे आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से ln VB अपॉन VA कैंसिल हो गया, बोलूंगा NR से NR कैंसिल हो गया और फुल एंड फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा यहां पर TH माइनस TL अपॉन TH का मतलब हो गया 1 माइनस TL अपॉन TH। ये आपके किसी कार्नेट इंजन की आ चुकी है इफिशिएंसी। और हम लोगों को जो याद करना होता है फॉर्मूला, वो ये याद करना होता है। हमने कहा अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन गया है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल हैं। तो हम बोलेंगे इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। रिवर्सिबल के बाद केवल और केवल कार्नेट इंजन होना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर है वो कौन सी गैस के लिए डिफाइन है, केवल आइडियल गैस के लिए डिफाइन है। यहां से हम लोगों को इंजन पता चला और इंजन पता चलने के बाद थोड़ी देर में इसको दोबारा किया जाएगा। अगर आप बात करने लगे इस इंजन के लिए कि क्या क्या कंडीशन है, तो हमने दोबारा से 2 नोट बनाए। तो हमने कहा अगर आप नोट की बात करने लगे तो क्या इसमें स्पेशल केस है। तो हमने कहा कार्नेट जब इंजन की बात करते हैं तो कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी आई थी वो आपकी आई थी 1 माइनस TL अपॉन TH। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर एफिशिएंसी की बात करने लगे और मैं बोलने लगूं कि ये आपकी एफिशिएंसी 1 चाहिए या कहूं 100% चाहिए। अगर 100% चाहिए तो क्या पूछता हूं TL अपॉन TH की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। अगर 0 होनी चाहिए तो आप क्या बोल सकते हैं, या तो आपका TL की वैल्यू 0 हो जाए, जैसी 0 होगा तो एफिशिएंसी आपकी 1 बन जाएगी। इसका मतलब किसी इंजन को जितनी आपने हीट दी वो उतना ही वर्क कर लेगा और वेस्टेज 0 होगा। मैंने कहा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप टेम्परेचर जो है जिस पर इंजन ऑपरेट कर रहा है वो आपका कितना इनफाइनाइट हो जाए। मैंने कहा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी इंजन होते हैं वो जनरल टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो ये जो दोनों केस आए वो आपके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। दोबारा रीजन बोल रहा हूं, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप हीट को बाहर फेंक रहे हैं जिसे आप वेस्टेज बोलते हैं, वो टेम्परेचर 0 केल्विन पर हो, ये पॉसिबल नहीं है। और हीट इंजन को आप इनफाइनाइट टेम्परेचर पर ऑपरेट करने लगे, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोनों केस अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मैं बोलूंगा इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई इंजन नहीं बना आज तक कि जिसे आपने एनर्जी दी और उसने 100% काम कर दिया। जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ का अगर एग्जांपल ले लेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने स्विच ऑन किया और फैन ऑन किया और जितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया उसने फैन को रोटेट किया। नहीं, फैन हल्का सा गर्म होगा, वेस्टेज तो होगा ही होगा। ये जो फैन का एग्जांपल है वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जब मैं कोई काम करूं तो वेस्टेज तो होगा, बिना वेस्टेज का काम नहीं हो सकता। तो हीट इंजन ने भी ये बताया कि कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 1 या 100% नहीं हो सकती। मैंने कहा दूसरा नोट क्या है, तो उन्होंने कहा नोट नंबर 2 को बोला गया
कि जो पर्टिकुलर एफिशिएंसी होती है वो केवल डिपेंड किस पर करती है, बोलूंगा TH पर और TL पर, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। वो केवल दो चीज पूछेगा, मुझे कितने टेम्परेचर पर काम करना है और मुझे जो वेस्टेज है, जो हीट को निकालना है, सोर्स सिंक को जो देना है, वो किस टेम्परेचर मुझे एग्जिट करवाना है वेस्टेज को। केवल दो चीजें पूछेगा। मैंने कहा अगर दो चीजें पूछेगा तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो हमने कहा चलेगा तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर करने लगूं, या आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में बोला कि आपके पास एक हीट इंजन है और इस हीट इंजन में 760 किलो जूल में उसको एनर्जी या हीट प्रोवाइड कर रहा हूं और वो अलग अलग आपके वर्क कर रहा है, कभी 650 कर रहा है, कभी 560 कर रहा है और 504 कर रहा है। ये एजम्पशन है कि इतना उसने वर्क किया। तो मैंने कहा बताएगा हीट किस टेम्परेचर पे दी गई, तो मैं बोलूंगा हीट जो टेम्परेचर पर दी गई वो 380 था और जो सराउंडिंग टेम्परेचर था जहां पर मैं अपना वेस्टेज निकाल सकता हूं वो पर्टिकुलर आपका बना हुआ था 280 केल्विन। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा बना हुआ है तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने से दो क्वेश्चन पूछूंगा, किस टेम्परेचर पर इंजन काम कर रहा था और वेस्टेज या जिसे आप बोलेंगे कि हीट बाहर जा रही है वो किस टेम्परेचर जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने एक इंजन बनाया और इंजन में आपने जहां से हीट ले रहे हैं उसको नाम दिया आपने सोर्स, और जहां पर आप एनर्जी या हीट को बेकार कर रहे हैं उसको नाम दिया आपने सिंक। मैंने कहा ये पर्टिकुलर जो टेम्परेचर था इसका नाम होता है TH और जहां पर आप एन हीट बेकार करते हैं उसका नाम होता है TL और जो बच गया उसे आप बोल देते हैं वर्क। मैंने कहा बताएगा इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। मैंने कहा अगर आपने यहां पर कार्नेट इंजन लिख दिया तो कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। मैंने कहा ये होता था 1 - TL/TH। इसका मतलब यहां पर आएगा 1 - TL, लोअर टेम्परेचर सिंक का कितना था, बोलूंगा 280 और ये बन जाएगा आपका किस टेम्परेचर पर हीट हम भेज रहे हैं, तो बोलूंगा 380। जब इन दोनों की कैलकुलेशन करी तो वैल्यू आपकी आई यहां पर 0.26 और कह सकता हूं 26%। इसका मतलब जो कार्नेट इंजन है अगर रिवर्सिबल इंजन बनाया जाए तो वो केवल और केवल इतनी ही इफिशिएंसी दिखा सकता है। और कार्नेट इंजन आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल का वर्क हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब इस दो टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं कि आप इससे ज्यादा इंजन बना लो, इससे ज्यादा इफेक्टिव इंजन बना लो। मैंने कहा मैक्सिमम इफेक्टिव, तो बोलूंगा इतना ही होगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो हमने कहा अगर हम क्वेश्चन नंबर ए में देखने लगे तो हमें बोला गया कि ए क्वेश्चन में आपको एक तो दिया गया है सोर्स जो कि इस पर्टिकुलर इंजन को हीट प्रोवाइड करेगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरा आपने एक इंजन बनाया और इसने जो वेस्ट करेगा उसका नाम होता है आपका सिंक। मैंने कहा पहले क्वेश्चन में आपने कितनी हीट प्रोवाइड करी, तो बोलूंगा जो हीट प्रोवाइड करी है वो 760 है और जो बेकार कर रहा है वो आपका कर रहा है इट रिजेक्ट, तो बोलूंगा 650 कर रहा है। अगर आप साइन कन्वेंशन लेते हैं तो आप 650 को -650 बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर इजी देखने लगे तो भाई 760 आपने हीट दी, 650 उसने वेस्ट कर दी, तो कितना वर्क किया, बोलूंगा दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, जो आपका वर्क रहेगा वो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करने लगूं तो 110 रहेगा। मैंने कहा ठीक है। किसी इंजन की एफिशिएंसी होती कितनी है, बोलूंगा इफेक्टिव जो एफिशिएंसी होती है, भाई कितना काम किया आपने, बोलूंगा 110। कितनी मैंने आपको हीट सप्लाई करी थी, बोलूंगा 760। जब आपने इसकी वैल्यू निकाली तो वैल्यू आई आपकी 0.145 या मैं इसको बोल सकता हूं 14.5%। इसका मतलब केवल इतना परसेंट ही ये काम कर रहा है। आपका आइडियल कंडीशन में अगर सब कुछ होता और रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिलती थी, 26%, और इसमें कितनी मिल रही है, 14.5। इसका मतलब ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंजन है।
मैंने कहा एफिशिएंसी मैक्सिमम 26% हो सकती थी, इसकी एफिशिएंसी इतनी कम है तो इसका मतलब ये इंजन काम करेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने कुछ एज्यूम कर लिया, आइडियल कंडीशन नहीं, ये प्रैक्टिकल बन गया। हमने कहा ये चलेगा। अगर सेम क्वेश्चन हम दोबारा से करने लगे तो बताएगा आपने कितनी हीट प्रोवाइड करी, तो बोलूंगा 760, कितनी वेस्ट कर दी, उसने बोलूंगा 560। इसका मतलब बताएगा सबसे पहले आगे बिना डायग्राम के उसने वर्क कितना किया होगा, बोलूंगा 760 काम किया था, 560 वेस्ट कर दिया। इसका मतलब उसने जो वर्क किया है वो 200 किलो जूल किया है। मैंने कहा ठीक है, इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी लिखी जाएगी, बोलूंगा देखिएगा 200 तो काम किया और आपने जो इसको हीट प्रोवाइड करी थी वो आपने 760 करी थी, वो आया 0.26 या कह सकता हूं 26%। इसका मतलब इसकी जो इफेक्टिव एफिशिएंसी है वो कार्नेट से मैच कर गई। इसका मतलब जो आपने अभी जो इंजन लिखा है वो एक कैसा इंजन माना जाएगा, बोलूं जाएगा आइडियल इंजन माना जाएगा। आइडियल है, प्रैक्टिकल नहीं है। हमने कहा ठीक है, पॉइंट नंबर सी अगर पूछने लगे तो पॉइंट नंबर सी में फिर से बताएगा कितना इंजन ने वर्क किया होगा, बोलूंगा भाई 760 आपने दिया था मुझे हीट, मैंने कितना रिजेक्ट कर दिया, बोलूंगा 504। क्या दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आई 256 किलो जूल। मैंने कहा इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, बोलूंगा भाई देखिएगा 256 तो आपने काम किया, आपको मैंने कितनी हीट सप्लाई करी थी, तो बोलेगा देखिएगा 760। जब हमने इन दोनों की कैलकुलेशन करी तो वैल्यू आपकी आई 0.34, इसका मतलब हुआ 34%। कार्नेट इंजन ने कितनी एफिशिएंसी बताई थी, तो बोलूंगा 26। क्या ये कार्नेट से भी आगे पहुंच गया, आइडियल से भी ऊपर पहुंच गया? इसका मतलब ये इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो इस न्यूमेरिकल के बाद हम लोग बात करेंगे नोट नंबर 3 की, और नोट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नोट नंबर 3 में बोला गया कि किसी भी कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी पहली बात तो 100% से कम होती है, थोड़ी देर पहले वेरीफाई कराया था। और किसी इंजन की एफिशिएंसी, दोबारा ध्यान रखिएगा, एक है इंजन और एक है कार्नेट इंजन। किसी कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी 100% से तो कम होती है और किसी इंजन की एफिशिएंसी इस कार्नेट इंजन से भी कम होती है। ये पर्टिकुलर आप चीज याद जरूर रखिएगा। तो जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाए कि इंजन पॉसिबल है या नहीं है, बोलेगा हीट वीट सब छोड़ेगा, मुझे केवल दो चीजें बताएगा, किस टेम्परेचर पर सिंक है और किस टेम्परेचर पर सोर्स है, तो उससे हम आइडियल इंजन निकाल लेंगे। और आइडियल इंजन का मतलब कार्नेट इंजन। अब जो भी आप प्रैक्टिकल इंजन बनाएंगे वो कार्नेट इंजन से कम ही आएगा, और कम आएगा तब आप बोल सकते हैं कि इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या इंजन इम्पॉसिबल है। और यहीं पर जब आप पढ़ते हैं एच.सी. वर्मा और फिजिक्स, तो वहां पर जो थ्योरी दी जाती है वो इंजन की टर्म में दी जाती है कि इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी हो सकती है किसी इंजन की। लेकिन जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंजन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तब हम करते हैं बार बार रैंडमनेस यूज। अगर मैं एक इंजन दोबारा से लेता हूं जिसमें सोर्स और सिंक दिया गया है, और मान लीजिएगा आपका जो QH और QL की वैल्यू है, QH की वैल्यू 100 है और जो वेस्टेज होने वाला है वो आपका 80 किलो जूल है। मैंने कहा ठीक है, बताएगा इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, बोलूंगा भाई आपने 100 दिया था, आपने 80 वेस्टेज कर दिया, तो वर्क कितना हुआ, बोलूंगा 20। बोलूंगा 20 कैसे निकाला, बोलूंगा 100 माइनस 80। मैं बोलूंगा दूसरा मेथड, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स साइन करने से बोलेगा QH 100 नहीं है, QH है +100 और QL 80 नहीं है -80। फिर हम लिखेंगे 20। आंसर कैसे आएगा, बोलूंगा QH + QL, और QL खुद नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, या तो आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करें या पूरा का पूरा आप साइन कन्वेंशन की बात करें, लेकिन आंसर तो आपका 20 ही आएगा। ट्राई कीजिएगा लिखकर, तो थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। हमने कहा ठीक है, अब क्वेश्चन करना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर आपका एक इंजन है और इसकी एनर्जी किसी कार्नेट एफिशिएंसी किसी कार्नेट इंजन के इक्वल आ गई। एक इंजन की एफिशिएंसी कार्नेट इंजन के इक्वल आ गई। मैंने कहा जी ये किसी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, बोलूंगा देखो भाई उसने कितना तो वर्क किया होगा और कितना आपने उसे हीट दी है, QH। मैंने कहा कार्नेट इंजन क्या होता है, बोलेगा कार्नेट इंजन तो केवल और केवल
टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैंने कहा टेम्परेचर का मतलब, उन्होंने कहा 1 माइनस TL अपॉन TH। ध्यान रखिएगा, एक है इंजन और दूसरा है कार्नेट इंजन। मैंने कहा का वो इंजन जो कार्नेट इंजन है उसके लिए बताएगा क्या बनेगा, तो मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी। मैंने कहा वर्क, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूं तो साइन कन्वेंशन की बात करूंगा और बोलूंगा ये फॉर्मूला बनेगा QH प्लस QL। वो अलग बात है, QH की वैल्यू 100 है और QL की वैल्यू आपकी 80 नहीं है, अब -80, तभी तो आपका 100 प्लस -80 करके 20 आएगा। मैंने कहा ठीक है, और डिवाइड बाई आपका QH आ गया। QH तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आपने इंजन को हीट दी है। इंजन को अगर हीट मिलती है तो आप बोलते हैं कि प्लस साइन आएगा, हीट ने अगर हीट निकाली है इंजन ने तो बोलूंगा माइनस आएगा, तो QS तो आपका पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या बोल सकता हूं, आंसर आपका आएगा 1 माइनस TL अपॉन TH। में अगर इसे सॉल्व करने बैठ जाएं तो क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस आपका QL अपॉन QH बन जाएगा 1 माइनस TL अपॉन TH। का मतलब क्या बोल सकता हूं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और अगर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ऑब्जर्व करते रहेगा, QL अपॉन QH इक्वल टू बनेगा माइनस TL अपॉन TH। को क्या लिखा जा सकता है, ऑब्जर्व कीजिएगा, QL अपॉन TL इक्वल टू माइनस QH अपॉन T आपका बन जाएगा H। और अगर इसको फिर से सॉल्व करने लगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका QH अपॉन TH प्लस आपका बन जाएगा QL अपॉन TL इक्वल टू 0। वेरीफाई करते रहिएगा। हमने कहा अगर ये वेरीफाई कर लिया तो क्या आगे इसको लिख सकता हूं, ये बन जाएगा QH अपॉन TH प्लस आपका 0 प्लस बन जाएगा QL अपॉन TL प्लस 0 इक्वल टू 0। हमने कहा ये 0 0 क्यों ऐड कर दिया, अरे 0 0 ऐड किया, चेक कीजिएगा कि ये डेटा प्रोसेस आपका A और B के लिए है, कार्नेट इंजन साइड में बना हुआ है। हमने कहा ये क्या है, बोलूंगा ये प्रोसेस आपका B और C है। क्योंकि B और C था आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और रिवर्सिबल जैसी बोला Q की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई। हमने कहा ये प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने कहा ये CD है, और ये प्रोसेस क्या है, DA, और इन सब का मिला के 0 आ गया। हमने कहा A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से A आए, और सब कुछ चलने के बाद दोबारा जहां पर वापस आए वो सब 0 हो गया। इसका मतलब A से चलकर अगर A पर आ गए, इसका मतलब ये तो पाथ फंक्शन हो गया। हमने कहा पाथ फंक्शन हुआ, इसका मतलब बोलूंगा Q अपॉन T, जहां से चले थे A पॉइंट से जहां पर पहुंच गए हैं वो भी A पॉइंट, तो मैं बोलूंगा ये डेटा आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये पर्टिकुलर Q अपॉन T आपका कैसा फंक्शन है, एक बोलूंगा स्टेट फंक्शन। और जैसे आपने स्टेट फंक्शन दिया तो हमने एक इसको नाम दिया, और इसको नाम Q अपॉन T को क्या बोलते हैं हम आने वाले टाइम में, अब एंट्रोपी। और एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है आपका S। किसी ना कहे जी हमें तो और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए। हमने कहा अगर क्लियरिटी चाहिए तो ठीक है, Q अपॉन T की जगह आप लिख दीजिएगा यहाँ पर छोटा सा रिवर्सिबल, क्योंकि हमने जो निकाला है इंजन वो इंजन लिया था जिसमें इंजन कार्नेट इंजन के बराबर हो गया था। हमने कहा अगर ये इंजन कार्नेट नहीं होता, हमने कहा कैसे नहीं होता, चेक करते हैं। हमने फिर से डायग्राम बनाया, ये पॉइंट हम लोगों को थोड़ी देर में याद करना रहेगा। हमने कहा एक इंजन लीजिएगा P और V का, और हमने प्रोसेस A से B लिया, और A से B था आपका एक्सपेंशन। मैंने कहा ये पर्टिकुलर प्रोसेस है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको लिखा A और इसको लिखा B, और मैंने एक ग्राफ और लिया, मैंने कहा A से गए आप B में। क्या बोल सकते हैं जो रेड वाला है ये आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, और जो आपका येलो वाला है ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। किसका एरिया अंडर द ग्राफ कम आएगा, बोलूंगा इरिवर्सिबल का। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा रिवर्सिबल का वर्क तो ज्यादा ही होता है। मैंने कहा अगर ये ज्यादा होता है तो चलेगा, हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं। तो मैंने कहा अगर इरिवर्सिबल की बात करते तो ग्राफ से क्या बोल सकता हूं, जो वर्क आएगा इरिवर्सिबल का वो आप उसका मैग्नीट्यूड कम आएगा। मैंने कहा किससे, तो उन्होंने बोला किससे क्या मतलब है, वर्क जो आपका रिवर्सिबल था। मैंने कहा ठीक है, किसी इंजन का जो वर्क है अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करने लगूं तो क्या लिख सकता हूं, वर्क ये आ जाएगा इरिवर्सिबल मतलब मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आपका आ जाएगा QH।
और ये डेटा आपका कम होगा, बोलूंगा किससे, बोलूंगा वर्क रिवर्सिबल डिवाइड बाई क्यू एच। ठीक है, वर्क डिवाइड बाई क्यू एच, वो भी रिवर्सिबल के लिए। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कार्नेट इंजन? मैंने कहा ठीक है। और क्या वर्क अपॉन क्यू एच आपको दिखाई दे रहा है? ये भी इफिशिएंसी, लेकिन किसका, बोलूंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का। मैंने कहा ठीक है। अगर ये इरिवर्सिबल का है तो मैं क्या इसको अब अगर आगे से देखने लगूं तो क्या इसको लिख सकता हूं? आगे से सोचिएगा, क्यू एच प्लस क्यू एल अपॉन क्यू एच। चूंकि क्यू एच प्लस क्यू एल में क्यू एल पॉजिटिव नहीं है, क्यू एल तो नेगेटिव है। मैंने कहा ठीक है। और कार्नेट इंजन को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, क्या लिख सकता हूं, टी एल अपॉन आपका टी एच। जब मैंने इसको सॉल्व करने की ट्राई करी तो मेरा वैल्यू आया 1 प्लस आपका क्यू एल अपॉन क्यू एच की वैल्यू लेस देन आपकी आ गई 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। मैंने 1 से 1 कैंसिल किया और 1 से 1 कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आई वो आपके आई क्यू एल अपॉन क्यू एच, ये लेस देन हुआ माइनस टी एल अपॉन टी एच के। अगर मैं सभी जगह QS से मल्टीप्लाई कर दूं तो QS तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, और TH भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आंसर में चेंज नहीं होगा तो क्या बताएगा, मैं लिखा जा सकता है कि आपका कि जो QL अपॉन आपका बन जाएगा यहां पर TL, वो बनेगा माइनस, और माइनस के बाद बन जाएगा QH अपॉन फिर से क्या आपका TH आ जाएगा। और अगर आप इसे अरेंज करने लगे तो बोलूंगा QL अपॉन TL प्लस बनेगा QH अपॉन TH लेस देन 0। क्या इसको और अच्छा करके लिख सकता हूं, QH अपॉन आपका बनेगा TH प्लस 0 प्लस बनेगा QL अपॉन आपका TL प्लस आपका 0 लेस देन 0। अगर मैं कार्नेट में रिवर्सिबल ना करके इरिवर्सिबल करने लगूं तो लगेगा कि ये प्रोसेस होगा A से B इरिवर्सिबल, ये होगा B से C, ये होगा C से D और ये होगा D से A, लेकिन वैल्यू आ गई आपकी लेस देन 0। इसका मतलब अगर मैं Q अपॉन T की वैल्यू किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखने लगूं और A से A, तो क्या पूछता हूं, ये वैल्यू नॉन जीरो होगी। अगर आप A से चल के A पर ही आ गए और वैल्यू जीरो नहीं हो पाई, इसका मतलब ये एक आपका स्टेट फंक्शन तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, Q अपॉन T अगर कोई बोलता है इरिवर्सिबल प्रोसेस तो ये क्या नहीं है, बोलूंगा ये नहीं है आपका स्टेट फंक्शन। इसीलिए जब हम लोगों को याद करवाया जाता है तो बोला जाता है कि जो ds की वैल्यू है वो आपका Q अपॉन T तो होता है, लेकिन ये हिडन होना चाहिए कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल। और यहीं से एक नया डेटा आना स्टार्ट हो गया जिसको आपने बोला S, या कहीं जिसको बोला DS, और DS को जो नाम दिया गया वो दिया गया एंट्रोपी। कार्नेट इंजन इसलिए पढ़ते हैं हम लोग। अगर हम बात करने लगे कंक्लूड करने की तो हम लोग को पता चला जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसने हमें बताया कि जो आपका इंजन है, पहली बात तो इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, या थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ में अगर हम उनकी टर्म में ही बात करें तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता जिसमें जितनी सोर्स हीट देगा वो 100% आपके वर्क में कंप्लीट हो जाए, कुछ ना कुछ तो हीट उसको सिंक को देनी पड़ेगी। तो ये है आपका फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा कम कवर करना है केमिस्ट्री में, और बोला गया कि क्या क्या कवर करना है। तो उन्होंने कहा देखिएगा जो डेल्टा एस रहेगा, मैंने कहा डेल्टा एस किसका, तो उन्होंने कहा देखिएगा ये होना चाहिए सिस्टम का, और या आपका डेल्टा एस होना चाहिए सराउंडिंग का। अगर ये डेटा आपका ग्रेटर देन 0 हो गया तो आप इस को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, मतलब नेचर चाहती है चीजों को रेंडमाइज ज्यादा करना। हमने कहा अगला पॉइंट आपका रहेगा डेल्टा एस अगर आपका सिस्टम और डेल्टा एस आपका अगर रहेगा सराउंडिंग, तो मैं बोलूंगा अगर ये डेटा आपका 0 हो गया तो बोलूंगा ये कब 0 होगा, बोलूंगा इक्विलिब्रियम पर। और लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका डेल्टा एस अगर आपका सिस्टम और अगर डेल्टा एस आपका सराउंडिंग बन चुका है लेस देन 0, तो आप इसे बोलेंगे ये बन जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है,
यहां तक हम लोगों को ये तीनों चीजें याद करनी है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और यहां पर हम लोगों को अगर बोला जाए कि हमें तो डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला या डीएस का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन टी। ये अगर मुझे सुबह दोपहर शाम याद करना है तो हमने कहा क्या इसमें कोई मिस्टेक है, तो मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि हमने छोटी सी चीज इसमें छोड़ दी थी, रिवर्सिबल। क्योंकि एंट्रोपी तो आपको केवल रिवर्सिबल के लिए ही डिफाइन होगा। हमने कहा चलेगा इस डीएस की बात करते हैं, तो हमने कहा चलेगा से सबसे पहले अगर केस नंबर 1 लेते हैं, और केस नंबर 1 में आप बोलते हैं कि आपका रिवर्सिबल है और प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं तो बोलूंगा जो डीएस का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन के बाद में वो बन जाएगा आपका Q अपॉन टी, और ये कुछ इस टाइप का बन गया। जैसे आपने आइसोथर्मल बोला तो क्या बोलते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और Q की वैल्यू अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखने लगे तो Q की वैल्यू होगी आपकी कितनी, DE माइनस DW। ये डेटा जीरो, अगर आपके पास आइडियल गैस है तो Q की वैल्यू हो चुकी है माइनस DW। क्या इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूं, आंसर आएगा माइनस DW अपॉन टी, और इंटीग्रेशन DW की वैल्यू बताएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो बोलूंगा जाएगा आंसर आपका आएगा माइनस DW की वैल्यू क्या थी, तो बोलूंगा माइनस nRT ln V2 अपॉन V1 डिवाइड बाई T पहले से बैठा हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो क्या मैं पूछ सकता हूं, सीधा आंसर आपका आ जाएगा nR ln V2 अपॉन V1। आप V2 अपॉन V1 लिखो या P1 अपॉन P2 लिखो, वो आपकी मर्जी है। फॉर्मूला याद करने की गलती ना करें। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने वर्क के फॉर्मूले याद कर रखे हैं उनको ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोगों को कहा गया अगर फॉर्मूले याद नहीं करने तो बताएगा पॉइंट नंबर 2, और अगला पॉइंट नंबर दे दिया रिवर्सिबल, दे दिया आपको यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस। और जैसे आपने आइसोकोरिक प्रोसेस बोला तो क्या बोलते हैं, दोबारा से आपको जो डीएस का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका यहां पर Q अपॉन टी, और यहां पर लिखा जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा तो आप बोलेंगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफाइन करते थे डीई से याद कीजिएगा, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। हमने कहा ये फॉर्मूला बन गया डीई अपॉन टी। हमने कहा डी का फॉर्मूला क्या था, तो हमने कहा कंडीशन अप्लाई, ये बन गया आपका NCVDT अपॉन ये बन गया T। अगर मैं CV को कांस्टेंट मानने लगता हूं तो CV बाहर चला जाएगा, और CV बाहर चला जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका NCV, और बन जाएगा DT अपॉन T को इंटीग्रेट कीजिएगा। क्या बोलता हूं, आंसर आएगा ln T2 अपॉन T1। फॉर्मूला फिर से याद नहीं करना, हमने कहा अगर फॉर्मूला याद नहीं करना तो थर्ड पॉइंट बताएगा। मैंने कहा ठीक है, अगला ले लीजिएगा रिवर्सिबल। आपका बन गया यहां पर आइसोबारिक प्रोसेस। मैंने कहा आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, ये बन गया DS इक्वल टू Q अपॉन टी, कंडीशन अप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को आप लिखते थे DH, तो मैंने इसको चेंज किया और कहा ये बना DH अपॉन टी, और DH का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा NCPTT अपॉन टी। क्या बताएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, N और CP को बाहर लेके आएगा तो क्या बोलता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा NCP ln T2 अपॉन T1। मैंने कहा हाँ समझ में आ रहा है। अरे तो समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 हमने कहा रिवर्सिबल, उन्होंने कहा जी एडियाबैटिक प्रोसेस। बोलूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस तो बोला जाएगा कोई DS इक्वल टू, बोलूंगा Q अपॉन टी इंटीग्रेशन, बोलूंगा ये डेटा जीरो, इसका मतलब ये क्या हो गया जीरो। जब टेम्परेचर जीरो था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आपने कहा DT जीरो, और DT जीरो का मतलब आइसोथर्मल। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो बोलूंगा DP जीरो, और DP जीरो का मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। तो अगर आपको कोई बोलता है DS जीरो तो क्या बोल सकता हूं यहां पर S इक्वल टू कांस्टेंट, और जैसे आपने S इक्वल टू कांस्टेंट बोला तो इसको नाम दिया गया आइसो क्या एंट्रोपिक। याद रखिएगा, जैसे आपका आइसोथर्मल होता है, आइसोबैरिक होता है, ऐसे आपका होता है आइसो एंट्रोपिक। तो आइसो एंट्रोपिक एक टाइप का एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो सकता है। हमने कहा इतने सारे कर लिए, कुछ और बचा। मैंने कहा कुछ और बचे या ना बचे, आप Q की वैल्यू दीजिएगा, मैं आंसर निकालने स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कहा चलेगा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। मैंने कहा डिफिकल्टी लेवल क्या बढ़ाएंगे, उसने कहा ऐसा ऐसा करना है कि समझ में आना बंद हो जाए। मैंने अरे ऐसे कैसे, मैंने कहा चलेगा करने की ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर जो DS था क्या आप लिख सकते हैं Q अपॉन टी, ये मानते कि वो रिवर्सिबल है। मैंने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइएगा। मैंने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है Q की वैल्यू क्या थी, बोलूंगा DE माइनस DW अपॉन टी।
ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये पर्टिकुलर वैल्यू बन जाएगी NCV/dt अपॉन टी और माइनस DW अपॉन टी। DW का वैल्यू क्या था, बोलूंगा इंटीग्रेशन NCV/dt अपॉन टी माइनस DW की वैल्यू थी माइनस PdV, इसका मतलब बन जाएगा यहां पर PdV अपॉन टी। और अगर आप देख लगे तो हमें एक फॉर्मूला याद था, PV इक्वल टू बोलूंगा NRT। अगर PV इक्वल टू NRT तो क्या बता सकते हैं P अपॉन टी कितना होगा, तो बोलूंगा P अपॉन टी हो जाएगा NR अपॉन V। क्या इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख सकता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा NCV/dt अपॉन टी इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा आपका, मैंने P अपॉन टी की वैल्यू रखा तो मैंने आया NR अपॉन V dV। जब मैंने इन सबको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया तो फॉर्मूला बनेगा NCV/ln T2 अपॉन T1 प्लस बन जाएगा आपका यहाँ पर NR/ln V2 अपॉन V1। टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। कोई कहने लगता है पॉइंट नंबर 6 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहने लगता है कि हमें फेस को चेंज करना है। हमने कहा फेस को चेंज करने का मतलब, तो मैंने कहा अगर आप फेस चेंज की बात करने लगे, जैसे चीजों को मेल्ट करना, चीजों को बॉयल करना, तो बोलूंगा ये जितनी भी कंडीशन होती हैं ये एट कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। तो मैंने साथ में यहाँ पर लिख दिया कि जितना भी मैं बोलूंगा उसको आप P को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मेल्टिंग की बात करना स्टार्ट किया तो क्या दोबारा से लिख सकता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा आपका, आप ही लोगों को बताना रहेगा, ds का फॉर्मूला था Q अपॉन T। ठीक है, जैसे आपने बोला मेल्टिंग करनी है या कोई भी फेस चेंज करना है तो बोलूंगा ये जो होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। और अगर मेल्टिंग करनी है इसका मतलब क्या, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख सकता हूं, Q एट कांस्टेंट प्रेशर, T आपका आ जाएगा यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के साथ में इंटीग्रेशन। अब अगर आप हीट देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर तो आप उसे क्या बोलते हैं, बोलूंगा इसको हम बोलते थे डेल्टा H। ये बन जाएगा आपका डिवाइड बाई हो जाएगा T मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि जब मैं इसको हीट दे रहा हूं तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, बोलूंगा स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे आप -0°C आइस को गर्म करने लगे हैं, तो जैसे आप उसको हीट देते हैं तो -4°C से 0° तक तो आपका टेम्परेचर चेंज होगा। तब आपने याद किया होगा कि एक फॉर्मूला लगता था MSDT, और जब आप उसको दोबारा से हीट देते थे तो 0° आइस से 0° आपका बनता था वाटर, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, तब स्टेट चेंज होता था। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया, क्योंकि हम केवल स्टेट चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। कभी बहुत से लोग बोलेंगे QP का मतलब होता है DH और DH का मतलब होता है NCP/dt और DT की वैल्यू 0। अरे वो तब लगना है जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहां पर आपने जो डेल्टा H लिखा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये डेल्टा H कौन सा है, वेपोराइजेशन या फ्यूजन, बोलूंगा मेल्टिंग हो रहा है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि ये पर्टिकुलर हो चुका है फ्यूजन। एक बहुत ज्यादा इजी वाला पॉइंट आया मेल्टिंग पॉइंट के, अगर आप बात करने लगे यहाँ पर वेपोराइजेशन की, क्या पूरी रामायण लिखने के बाद लिख सकता हूँ DS की वैल्यू बन जाएगा DH वेपोराइजेशन, लेकिन टेम्परेचर कौन सा बोला जाएगा, टेम्परेचर, वेपोराइजेशन का मतलब आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो इन पर्टिकुलर एंट्रोपी में जो हमने कैलकुलेशन करी है, हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना। हम लोगों ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था वहां से वर्क निकाला था, वही सब यहां पर हम लोग वैल्यू रखते हैं और कुछ नहीं करते। अगर हम बात करने लगे केमिस्ट्री के टर्म्स ऑफ व्यू से कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो एक डेफिनेशन तो है इंजन की जो आपको पहले कवर की गई है, और दूसरी है आपकी जो डेफिनेशन वो है आपकी रेंडमनेस को लेकर। अगर सिमिलरली हम बोलने लगे एंट्रोपी की बात, जिसको हम लोग बोलेंगे रेंडमनेस, तो हम बोलेंगे कि जो यूनिवर्स है उसकी रेंडमनेस हमेशा बढ़ती है, और रेंडमनेस का मतलब हो गया आपकी एंट्रोपी। तो कुछ बुक्स वाले आपका यूनिवर्स की बात करते हैं और कुछ लोग आपकी बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। बात एक ही है, या तो आप आइसोलेटेड सिस्टम बोले या आप यहां पर यूनिवर्स बोले। तो जिन लोगों की बुक्स में अलग अलग आपके डेफिनेशन, वो कंफ्यूजन ना आए, कोई भी एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो हमने कहा ये जो एंट्रोपी है ये क्या चीज है, तो हमने कहा चीजों को समझते हैं कि नेचर क्या चाहती है, और नेचर हमेशा चाहती है चीजों को रेंडमाइज करना। हमने कहा इसका मतलब, मैंने कहा मैंने बहुत अच्छे से गुजरात कंस्ट्रक्ट किया और एक के पीछे एक बिल्डिंग बनी, एक सुनामी आया या एक अर्थक्वेक आया और उसने सबको खत्म करके चीजों को रेंडमाइज कर दिया।
जब मैंने छोटे बच्चे से पूछा भाई आप क्या करना चाह रहे हो, तो उसने एक पेंसिल ली, दीवार पे घसर घसर करना स्टार्ट कर दिया और बोला मैं तो रेंडमाइज करूंगा चीजों को। तो नेचर की आदत है चीजों को रेंडमाइज करने की, और ह्यूमन बॉडी की आदत है चीजों को ऑर्गेनाइज करने की, लाइन से लाइन बनाने की। हमने कहा ठीक है, अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर आपका एक चैम्बर बना हुआ है इसमें दो पार्ट कर दिया आपने, इसके अंदर कोई गैस भरी ए और इसके अंदर आपने कोई गैस भरी बी। जैसे ही बीच का पार्टीशन हटाया तो मैं बोलूंगा एक गैस इधर रहेगी और एक गैस इधर रहेगी, और बोलूंगा कोई एनर्जी का चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला दोनों गैस मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस टाइप से बना कि येलो वाली आपकी जो गैस है वो भी यहां पर आ गई और ये भी आ गई। इस पर्टिकुलर के मिक्सचर को अगर आप बोलते हैं तो कई बार आप डिफ्यूजन बोल सकते हैं, कई बार होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। अगर रेंडमाइजेशन की बात करने लगे तो बोलूंगा देखिएगा जो येलो कलर की आपकी गैस है वो पहले एक जगह थी, अब ज्यादा जगह चली गई, इसका मतलब ज्यादा जगह जाने से आपका रेंडमनेस बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है, सेम लॉजिक अगर यहां पर लगाया जाए तो क्या बोल सकता हूं, यहां पर आपने कभी एक सुना होगा केमिकल, इसका नाम होता था क्या, बोलूंगा बेंजीन। मैंने कहा ठीक है, बेंजीन अगर होता है, अगर मैं आपको कार्बोकेटायन बोलता है, कार्बोएनायन बोलता तो आप बोले रेजोनेंस होने से चार्ज कम होता है, और चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। बेंजीन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ये क्यों घूमते हैं भाई? बोलूंगा चार्ज पहली बार पहले से जीरो जीरो है। कार्बोकेटायन में लॉजिक बता दोगे, कार्बोएनायन में लॉजिक बता दोगे, कहीं ऑक्टेट कंप्लीट कर दोगे, इसका सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन ये क्यों घूमा? बोलूंगा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? बोलूंगा रेंडमाइजेशन। दो इलेक्ट्रॉन जिनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम है, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड, वो इजीली घूमते चले जाएंगे। और मैं बोलूंगा लगातार जब हम इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर आपका कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। तो ये भी जो लॉजिक आता है वो एंट्रोपी से ही कई बार डिफाइन किया जाता है। हमने कहा ठीक है, अगर हम लोग ये रेंडमाइजेशन पढ़ चुके हैं तो जो यूनिवर्स है वो ऑलवेज क्या करेगा, एंट्रोपी यूनिवर्स ऑलवेज, इनके कुछ भी कर लो एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, और जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज इंक्रीज होगी। हमने कहा ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं जो हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कहा सबसे पहला पॉइंट आप ये बोलेंगे कि अगर आप रेंडमाइजेशन की बात करें तो रेंडमाइजेशन बढ़ने से आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, यह याद रखिएगा। मैंने कहा एग्जांपल बताइए सबसे कम किसमें रेंडमाइजेशन होता है? बोलूंगा अगर आप रेंडमाइजेशन का ऑर्डर देखने लगे तो सबसे कम होता है सॉलिड, सॉलिड के बाद बोलूंगा लिक्विड, और बाद में होता है गैस, क्योंकि गैस एक जगह नहीं होती, वो सब जगह घूमती रहती, सब जगह घूमेगी तो आपकी रेंडमनेस बढ़ेगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल लेने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपके कभी नंबर ऑफ मोल भी बढ़ना स्टार्ट हो गए तो आपकी रेंडमनेस बढ़ती है, और रेंडमनेस बढ़ने से आपकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। हमने कहा अब एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि मान लीजिएगा आपका H2O कन्वर्ट हो रहा है आपका H2O में, ये आपका सॉलिड था और ये आपका वेपर स्टेट या गैस आ गई, तो क्या बोल सकता हूं यहां पर स्टेट चेंज हो गई। यहां पर अगर स्टेट चेंज हो गई तो रेंडमनेस बढ़ी, रेंडमनेस बढ़ी तो बोलूंगा रेंडमनेस के बढ़ने से आपकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं और बात करने लगूं और बोलने लगूं कि मोल का कॉन्सेप्ट लेके एक कंटेनर है, आपने एक कंटेनर बनाया और दूसरा भी आपने कंटेनर बना दिया, सेम कंटेनर, दोनों का वॉल्यूम वगैरह सेम है, इसके अंदर आपने 1 मोल H2 गैस रखी और यहां पर आपने 10 मोल आपने H2 गैस रखी। यहां पर कुछ इस टाइप का बना हुआ और यहां पर गैस के पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या बोल सकता हूं इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो किसमें मोल ज्यादा है या किसमें भीड़ भाड़ ज्यादा है? बोलूंगा सेकंड वाले में। जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें रेंडमनेस ज्यादा होगी, इसीलिए उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो ये लाइन यहां पर लिखता हूं कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी तो आपकी एंट्रोपी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। हमने कहा ये अगर क्लियर हो गया तो इन्हीं दोनों से और भी एग्जाम्पल लीजिएगा। मैंने कहा ये अगर आपका एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और आपको बोला गया एक रिएक्शन है 2 मोल ऑफ NH3, ये आपका N2 और ये आपका बन गया 3 मोल ऑफ H2। सभी को ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, क्या वो उसने अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड करती तो बोलूंगा
2 नंबर ऑफ मोल से आपके 4 मोल बन जाएंगे। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, अगर मोल बढ़ेंगे तो बोलूंगा रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ने से आपके सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। हमने कहा क्या और भी कोई क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया है? मैंने कहा ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं। H2 से आपने 2H बना दिया, मॉलिक्यूल को बीच का बॉन्ड ब्रेक करके आपने 2 एटम बना दिए। अगर एटम बना दिए तो क्या फिर से बोल सकता हूं 1 से आपने 2 क्रिएट कर दिए, आपके नंबर ऑफ मोल बढ़ गए, मोल बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ी और रैंडमनेस बढ़ने से आपकी एंट्रोपी भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और एग्जांपल लिया आपने CaCO3 कन्वर्ट हुआ आपका CaO में और कन्वर्ट हुआ आपका CO2 में। क्या बोल सकता हूं ये जो केमिकल था ये आपका सॉलिड था, ये भी सॉलिड था और गैस था। आप देखने लगे तो क्या लग रहा है कि सॉलिड से आपका गैस बनना स्टार्ट हो गया, सॉलिड से गैस बनाए, गैस बनाए तो रैंडमनेस बढ़ी है, और अगर आपकी रैंडमनेस बढ़ गई तो बोलूंगा इस पर्टिकुलर की एंट्रोपी भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। हमने कहा ठीक है, पॉइंट नंबर 2 तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने कहा अगर पॉइंट नंबर 2 तक क्लियर हो गया तो पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि अगर कभी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर अगर सॉलिड है तो जो एटम है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करेंगे तो बोलूंगा रैंडमनेस बढ़ गई। अगर वो गैस है तो गैस के पार्टिकल ज्यादा तेज तेज दौड़ने लगेंगे, पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। कुछ भी कीजिएगा, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मैं बोलूंगा यहां पर आपकी रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ने से आपकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। मैंने कहा एग्जाम्पल बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, एक कंटेनर में आपने यहां पर 1 मोल लिया और 1 मोल आपने H2 गैस ली, और यहां पर भी आपने 1 मोल आपने ले ली यहां पर H2 गैस। मान लीजिएगा पहले एग्जाम्पल में आपने यहां पर 100 के लिखा और यहां पर आपका 1000 की लिखा गया। ध्यान रखते हुए दोनों कंटेनर में अदर जो फैक्टर हैं वो नहीं माने जाएंगे, दोनों के मोल सेम है, दोनों का आपने गैस भी सेम रखी, तो बोलूंगा जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो बोलूंगा अगर आप इनको कंपेयर करते हैं तो आपकी जो रैंडमनेस होगी वो सेकंड कंटेनर में ज्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप चाहे लिक्विड लीजिएगा, सॉलिड लीजिएगा या गैस लीजिएगा, टेम्परेचर ज्यादा, रैंडमनेस आपकी ज्यादा होगी। अगला 4th पॉइंट आता है आपका एटोमिसिटी। तो अगर आप एटोमिसिटी की बात करने लगे तो मैं बोलूंगा जिसमें एटोमिसिटी ज्यादा होगी उसकी रैंडमनेस भी ज्यादा होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसकी एटोमिसिटी ज्यादा होगी उसकी रैंडमनेस भी ज्यादा होगी, तो जिसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। जैसे ही पर्टिकुलर लिखना स्टार्ट किया तो जो फालतू के लोग हैं, फालतू वाले स्टूडेंट, वो जबरदस्ती अपना डाउट क्रिएट करने लगते हैं और हमेशा बोलते हैं जी मुझे आज की डेट में साइंटिस्ट बनना है। तो आप बनते रहिएगा। जिन लोगों को स्टेप वाइज सीखना है उनके लिए क्या मैं बोलता हूं अगर एटोमिसिटी बढ़ गई तो एंट्रोपी बढ़ेगी। मैंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा ये पर्टिकुलर O2 और ये आपका O3, अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल 1 मोल लेता हूं, इसका भी नंबर ऑफ मोल 1 लेता हूं, दोनों का टेम्परेचर सेम लेता हूं, दोनों को सेम कंटेनर में लेता हूं, दोनों का वॉल्यूम सेम लेता हूं, सब फैक्टर सेम, लेकिन केवल वेरिएबल कौन? बोलूंगा एटोमिसिटी। इसकी एटोमिसिटी है 2 और इसकी एटोमिसिटी है आपकी 3। तो बोलूंगा अगर आप इधर से इधर जाते हैं तो आपकी एटोमिसिटी बढ़ी है, एटोमिसिटी बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ती है, इसीलिए यहां पर एंट्रोपी O3 की ज्यादा होगी। मैंने कहा ठीक है। अगर आप पॉइंट नंबर 5 देखने लगे जो कि लास्ट पॉइंट है, सबके बाद आता है, ध्यान रखिएगा, तब मुझे बोला गया कि अगर किसी का मास ज्यादा होता है तो उसकी रैंडमनेस ज्यादा होती है, और रैंडमनेस ज्यादा होने का मतलब है उसकी एंट्रोपी ज्यादा हुई। मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपके पास एक गैस है N2, दूसरी गैस है आपके पास O2, इसके मोल 1 मोल, इसके भी मोल 1 मोल, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, जितनी भी चीजें हैं सब सेम। और बोला गया अब बताइएगा, बोलूंगा इसमें एटोमिसिटी 2, इसमें भी एटोमिसिटी 2, इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 भी नहीं लग पा रहा। तब मैं पॉइंट नंबर 5 पर आया हूं। तो मैंने बोला किसका मास ज्यादा है? बोलूंगा O2 का मास ज्यादा है। O2 का मास ज्यादा है या कहें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसीलिए आपका जो एंट्रोपी का ऑर्डर रहेगा वो O2 का ज्यादा रहेगा। 5th पॉइंट केवल तब लगा जब 4th नहीं लग पाया। तो 4th और 5th पॉइंट आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मैंने आपको कवर कर दिया।
हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और इसमें हमें छोटी सी चीज बताई गई कि जब भी आप टेम्परेचर को, मान लीजिएगा आप टेम्परेचर मानते हैं 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड को आप मान लीजिएगा कि वो 100% क्रिस्टलाइन है, और अगर क्रिस्टलाइन है तो एटम के पीछे एटम बैठा हुआ रेगुलर अरेंजमेंट में। जब चीजें रेगुलर हो गई, इसका मतलब इरेगुलरिटी नहीं बची। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं रेंडमनेस आपकी हो चुकी है 0, और जैसी रेंडमनेस 0 हो गई तो बोलेंगे आप एस की वैल्यू 0 हो गई। तो हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया और कहा लिमिट, अगर आप T की वैल्यू लिखते हैं 0 तो जो आपकी एंट्रोपी रहेगी S, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका छोटा सा पॉइंट है केवल थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने कहा क्या हमें न्यूमेरिकल करते हुए उसको याद करना है? मैं बोलूंगा ये सबको याद होता है। मैंने कहा अगर एक बॉक्स यहां से h हाइट ऊपर चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलूंगा mgh। जहां से चला था इसको आपने 0 माना, मैं यही काम अपनी एंट्रोपी में भी तो करूंगा। आप जहां से चले थे मतलब 0 केल्विन, आप उसको बस मान लीजिएगा कि उसकी एंट्रोपी 0 है। यही बन जाता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें कहा गया कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, तो हमने कहा एप्लीकेशन करने से पहले हम क्लास 10th या 9th पे चलेंगे। बहुत से लोग 11th में बैठे हुए हैं और उन्हें 10th और 9th में नहीं आती, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा हमारे पास एक आइस है और आइस है आपका 4 डिग्री सी का। हमने इसे हीट देना स्टार्ट किया तो क्या बोलता हूं -4 डिग्री सी से पहले बनेगा आपका 0 डिग्री सी का आइस, ये भी आइस। दोबारा हीट दोगे तो 0 डिग्री सी का आइस बन जाएगा 0 डिग्री सी का, बोलूंगा वाटर। जब आप इसे और गर्म करोगे तो बनेगा आपका 100 डिग्री सी का वाटर, और गर्म करोगे तो बनेगा आपका बताएगा बोलूंगा 100 डिग्री सी का बन जाएगा वेपर, और गर्म करोगे तो भैया गिवन टेम्परेचर अचीव करेगा लेकिन रहेगा तो अभी भी वेपर। हमने कहा इसको और स्टडी कीजिएगा, तो मैं बोलूंगा जब आप आइस से आइस में कन्वर्ट किया तो आपने स्टेट तो सेम रखा, टेम्परेचर -4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी किया। इसका मतलब जितनी भी आपने हीट दी है उसने केवल और केवल टेम्परेचर चेंज किया है। तो मैं बोलूंगा जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होता है तो फॉर्मूला लिखा जाता है Q = msdt। मैंने कहा ठीक है। अब दोबारा आते हैं, जब आपने इस 0 डिग्री सी आइस को वाटर में कन्वर्ट किया तो टेम्परेचर सेम, आइस से वाटर हुआ तो चेंज क्या हुआ? बोलूंगा स्टेट। और जब स्टेट चेंज होता है तो आप लिखते हैं Q = ml। जब कभी आपने देखा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हम लोग यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब आपने 0 डिग्री सी के वाटर को फिर से गर्म करना स्टार्ट किया तो बोलूंगा स्टेट वाटर से वाटर सेम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मतलब वही घर में मैं पानी को गर्म कर रहा हूं तो बोलूंगा गर्म कर रहा हूं तो टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। और इस पर्टिकुलर के लिए फिर से फॉर्मूला लगेगा Q = msdt। मैंने कहा ठीक है। अब आपका 100 डिग्री सी का वाटर बन गया। अगर मैं इसे और गर्म करने लगूं तो गर्म नहीं होगा, ये वेपोराइज होना स्टार्ट कर देगा। और मैं इससे बोलूंगा कि यहां से यहां अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर सेम, स्टेट बदल गई। और जब स्टेट बदलती है तो फिर से आपका फॉर्मूला बनेगा Q = ml। यहां पर आपने एक वर्ड और सुना कई बार, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमने कहा ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो वेपोराइजेशन, अगर ये पर्टिकुलर वेपर में ही कन्वर्ट होती है तो फिर से बोलूंगा Q = msdt। तो मैं इस -4 डिग्री सी से अगर मैं T टेम्परेचर तक आता हूं तो मुझे पहले क्या काम करना है? पहले बोलना है टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। एक बार में एक ही काम होगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या आपका स्टेट चेंज होगा। हमने कहा ठीक है। अब हमें टेफीग्राफ बताइएगा, टेफीग्राफ क्या होता है? तो हमने कहा अगर टेफीग्राफ सीखना है तो हमने कहा इसी क्वेश्चन को हटा के मैं एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया। और मैंने कहा अगर आप नया क्वेश्चन फ्रेम करने की बात करें तो मैंने कहा ds निकालिएगा आप 0 केल्विन से T केल्विन तक किसी गिवन टेम्परेचर पर। आप इसे T मान लीजिएगा, बस इतना है कि ये 0 डिग्री सी, ये डिग्री सी है। और जब हम लोग केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करेंगे तो बनेंगे हमारे क्या? बोलूंगा टेम्परेचर आएगा आपका केल्विन में। मैंने कहा ठीक है। और अगर मैं बात करने लगूं इस सॉलिड से तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप जब सॉलिड लेंगे तो सॉलिड से सॉलिड रहेगा। मैं बोलूंगा ठीक है, सॉलिड से सॉलिड रहेगा।
तो सबसे पहले आपका सॉलिड से सॉलिड अगर रहेगा तो मैंने इसको बोला 0 केल्विन और इसको बोला, मान लीजिएगा ये जो 0 डिग्री सी होता है इसे आप क्या बोलते हैं, बोलूंगा इसे बोलेंगे आप मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या चेंज होता है, बोलूंगा यहां पर टेम्परेचर चेंज होता है, तो लिख देता हूं यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ। जब आपने इसको और हीट दिया तो आपका सॉलिड से बन गया क्या, बोलूंगा लिक्विड, तो बोलूंगा टेम्परेचर सेम रहा, बोलूंगा ठीक है। लिक्विड को जब आपने और गर्म किया तो बताएगा लिक्विड से फिर लिक्विड रहा, तो बोलूंगा ये आपका आ गया लिक्विड, और यहां पर फिर से क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। मैंने कहा अगर लिक्विड आ गया और गर्म कीजिएगा, मैंने कहा स्टेट चेंज हो गई, क्या बन गया, बोलूंगा वेपर, और मैं बोलूंगा बाद में आप वेपर पे पहुंच गए, यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ। आराम से देखिएगा क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, मैंने कहा ठीक है। क्या आपको ऐसा लग रहा है यहां पर आपने स्टेट चेंज करी, मैं बोलूंगा फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया, फिर आपने क्या चेंज किया, बोलूंगा यहां पर स्टेट चेंज हुई, और बोलूंगा फिर यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ। इस चीज को मैं यहां पर लेके आना चाह रहा हूं, यहां से चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन का यूज करना आता है तो मैं क्या पूछूं, 0 से अगर आप टी पहुंचते हैं तो बोलूंगा सिंगल स्टेज में मत पहुंचेगा, मल्टी स्टेज में पहुंचेगा। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखेगा इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन 0 केल्विन से ये टेम्परेचर कौन सा है, बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट, और ये बन जाएगा आपका डीएस। मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा फिर से डीएस निकालेगा, बोलूंगा किस पॉइंट पर, बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा, बोला जाएगा आप फिर मेल्टिंग पॉइंट से फिर से टेम्परेचर बढ़ाइएगा, और कब तक टेम्परेचर बढ़ाना है, बोलूंगा जब तक आपका बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए। फिर से आपको टेम्परेचर सेम रखना है, फिर बोलूंगा ये पर्टिकुलर डीएस आएगा, फिर आपका जो रहेगा वो बॉइलिंग पॉइंट से आपका गिवन टेम्परेचर तक डीएस निकाल दीजिएगा। इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। हम चेक करते हैं दोबारा से क्या किया, यहां पर क्या किया आपने, बोलूंगा यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या बोल सकता हूं यहां पर आपने क्या चेंज किया, बोलूंगा यहां पर आपने स्टेट चेंज किया था। यहां पर फिर से क्या चेंज किया, बोलूंगा टेम्परेचर चेंज किया। फिर क्या चेंज किया, बोलूंगा फिर से आपने स्टेट चेंज किया, और फिर से आपने टेम्परेचर चेंज किया। हमने कहा ठीक है, अगर ये टेम्परेचर चेंज किया तो हम अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, और इक्वेशन बनेगा यहां पर इंटीग्रेशन 0 से अगर आप मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं तो डीएस का फॉर्मूला था Q अपॉन टी, और जब आप लैब में काम करते हैं तो आप कांस्टेंट प्रेशर पर काम करते हैं, तो बना आपका QP, और जब आपने QP बोल दिया तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं DH। पहले पढ़ा चुका हूं आपको जब हमने एंट्रोपी कैलकुलेशन करी थी, तो हमने यहां पर लिखा आपका DH, और DH के साथ में डिवाइड कर दिया आपने टेम्परेचर। मैंने कहा ठीक है। यहां पर जब आप दोबारा से गए तो हमने कहा ये पर्टिकुलर डीएस क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये जो पर्टिकुलर डीएस है इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रहा है, स्टेट। तो हमने कहा स्टेट का मतलब हुआ, सेम लॉजिक लगाया हमने, डीएच अपॉन टी, टी कांस्टेंट था, टी बाहर गया, टी बाहर गया तो बचा इंटीग्रेशन और डीएच, और डीएच का फॉर्मूला हमने लिख दिया H2 माइनस H1, और ये बन चुका है आपका डेल्टा H अपॉन टी। इसकी कैलकुलेशन करवाई है आपको कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में। ये टेम्परेचर कॉन्सेप्ट था, तो बोलूंगा ये टेम्परेचर है आपका मेल्टिंग पॉइंट। और ये डेल्टा एच क्या है, जब स्टेट चेंज हुई, बोलूंगा स्टेट कहां से चेंज हुई, बोलूंगा सॉलिड से लिक्विड, और सॉलिड से जब लिक्विड में आप कन्वर्ट करते हो तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, बोलूंगा इस टर्म को बोलते हैं फ्यूजन। मैंने कहा ठीक है। दोबारा आइएगा, जब आप दोबारा आते हैं तो आपने 0 से मेल्टिंग पॉइंट गए, मेल्टिंग पॉइंट सेम रखा, अब आपने कहा अब मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ाएगा बॉइलिंग पॉइंट तक। मैंने कहा ठीक है। डीएस का फॉर्मूला था Q अपॉन टी, एट कांस्टेंट प्रेशर पर QP हुआ आपका DH, और DH का फॉर्मूला फिर से लिखा है DH अपॉन यहां पर आया T। ठीक है, T यहां पर वेरिएबल है, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मैंने कहा इसके आगे, उन्होंने कहा अब आपने स्टेट चेंज कर दी, और जैसे ही आपने स्टेट चेंज करी तो बोलूंगा लिखा जाएगा Q अपॉन टी, जैसा आपने यहां पर लिखा है Q अपॉन टी। टी बाहर चला गया तो बचा ये QP, और QP का मतलब DH, और DH का मतलब डेल्टा एच, चूंकि आपने टेम्परेचर के रख रखा है कांस्टेंट, सीधा बोलेंगे H2 माइनस H1। क्या बोलते हैं ये पॉइंट दोबारा से आएगा डेल्टा H अपॉन टी, लेकिन ये किस
किस टेम्परेचर पे काम हुआ है, बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट पर। तो मैंने इसको नाम दिया बीपी। अब मुझे होता है कि यहाँ पर जो स्टेट चेंज हुआ है वो कौन सा स्टेट चेंज हुआ है, बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर काम हुआ है। इसका मतलब चीजें कहीं ना कहीं लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुई हैं। किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या बोल सकता हूं, ये होता है आपका वेपोराइजेशन। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में क्या फिर से लिख सकता हूं, आपने जहां पर बॉयल कर दिया अब आप उसे और गर्म करते चले गए और बाद में फिर से आपका बन गया DH/T। मैंने कहा ठीक है, यहां तक तो थोड़ा बहुत समझ आ गया। मैंने कहा पहले टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज करते रहिएगा। मैंने कहा अगर ये क्लियर हो गया तो इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। ये जो DH है, क्या यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बोलूंगा हाँ। तो बोलूंगा टेम्परेचर चेंज का मतलब आप लिखेंगे NCPDT। तो मैंने कहा जब हमने इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बनाना स्टार्ट किया तो हमने कहा 0 से मेल्टिंग पॉइंट आपका रहेगा NCPDT/T। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा डेल्टा H को हम फ्यूजन को नहीं लिख सकते और ये डेल्टा H फ्यूजन रहेगा और ये टेम्परेचर रहेगा आपका मेल्टिंग पॉइंट जो भी आपने पढ़ रखा है। इसके बाद में जब मैं बात करने लगूं तो मैं DH को फिर से लिखूंगा आपका NCPDT अपॉन आपका हो जाएगा T, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और यहां पर आपका पहुंच गया बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा ये जो CP बना हुआ है ये सॉलिड के लिए है और जो ये CP बना हुआ है ये आपका लिक्विड के लिए। अलग अलग स्टेट के लिए CP अलग अलग होते हैं जो कि न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, लेकिन कंपटीशन में आने के जो चांसेस हैं न्यूमेरिकली क्वेश्चन वो बहुत ही कम है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट तैयार करना है, कभी पैराग्राफ में आ जाए क्वेश्चन। हमने कहा आगे वाला स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा आगे वाला स्टेटमेंट आप ऐसे ही लिख दीजिएगा डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद चलने लगे तो हम फिर से लिखेंगे NCPDT अपॉन आपका T, बॉइलिंग पॉइंट से आप बोलेंगे टेम्परेचर आ गया। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, 0 से टेम्परेचर तक पहुंच गए। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो आपका आया यहां पर ST माइनस S0। चेक कीजिएगा, मुझे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोला था कि आप इसे 0 मान लीजिएगा, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी आपको 0 मानने के लिए बोला गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ST पता चल जाएगा। किसी टेम्परेचर पर एंट्रोपी निकालना ही तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनी हुई है। बात करते हैं हम लोग टेफिग्राफ की, और टेफिग्राफ में आपका जो ग्राफ बना वो कुछ इस टाइप से बना कि यहां पर आपने लिखा टेम्परेचर और यहां पर लिखा आपने रैंडमनेस, का मतलब हो गया एंट्रोपी। हमने कहा चलेगा स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे ही टेम्परेचर आपका 0 हुआ आपकी एंट्रोपी 0 हो गई। मैंने कहा यही तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मैंने कहा ठीक है, जब आप किसी सॉलिड को गर्म कर रहे हैं तो पहले सॉलिड अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, कब तक, जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट पे ना आ जाए। तो बोलूंगा इसका मतलब आप लगातार हीट देंगे, जब आप हीट देंगे तो ये जो डेटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो S है वो लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। मैंने कहा ये तो हो गया न्यूमेरिकल अप्रोच। आप थ्योरेटिकली सोचिएगा, जब आपने किसी सॉलिड को हीट दिया तो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उनका वाइब्रेशन बढ़ गया, वाइब्रेशन बढ़ा तो रैंडमनेस बढ़ गई। इसका मतलब लगातार रैंडमनेस बढ़ेगी और S की वैल्यू बढ़ेगी, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आप पहुंच गए मेल्टिंग पॉइंट पर। मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट पर आ गए। अब जब मेल्टिंग पॉइंट पर आप दोबारा आए हैं तो क्या जो हीट दी जा रही है वो टेम्परेचर बढ़ा रही है या स्टेट बढ़ा रही है? मैं बोलूंगा स्टेट बढ़ाएगी और टेम्परेचर सेम। मैंने कहा टेम्परेचर सेम रखते हुए, तो मैंने कहा डॉट 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 डॉट, आपने स्टेट बढ़ा दी। जैसे आपने स्टेट चेंज करी तो बोलूंगा सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। सॉलिड और लिक्विड में किसमें पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होता है? बोलूंगा लिक्विड में। इसीलिए इसका रैंडमनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले रैंडमनेस इसलिए बढ़ा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था, और दूसरे केस में आपका रैंडमनेस इसलिए बढ़ा कि सॉलिड से चीजें लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। और बाद में आपने कहा हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। ये जो टेम्परेचर आया इसको आपने बोल दिया मेल्टिंग पॉइंट। मैंने कहा ठीक है, आपने ये कवर कर लिया। जितना भी सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जब आपने और हीट देना स्टार्ट किया तो अब लिक्विड अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। वाटर केस में 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक जाएगा। टेम्परेचर चेंज होगा, बोलूंगा चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो पार्टिकल के मूवमेंट की स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी।
मैंने कहा ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, न्यूमेरिकली आप चेक कीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपने हीट दी होगी तो डीएच पॉजिटिव आएगा, तो ये डेटा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब डीएस आपका लगातार बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, डीएस बढ़ रहा है, और डीएस बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर फिर से आ गए, टेम्परेचर भी बढ़ा और रेंडमनेस भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, हम यहाँ पर पहुंच गए। इसका मतलब मैंने ये पॉइंट क्लियर कर लिया, और हम पहुंच गए किस पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर मानने लगे तो आप मान लीजिएगा आप 100 डिग्री सी पर पहुंच गए। मैंने कहा अगर यहां पर पहुंच गए अब क्या होगा, बोलेगा 100 डिग्री सी की वेपर को और हीट कीजिएगा, सॉरी 100 डिग्री सी के वाटर को और हीट दीजिएगा, बोलेगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वाटर वेपोराइज होना स्टार्ट कर देगा, या कहूं इस पर्टिकुलर में आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। मैंने कहा स्टेट चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। और जैसे ही आपने पर्टिकुलर इसमें हीट दी तो इसका मतलब ये डेटा पॉजिटिव, तो डीएस आपका लगातार बढ़ेगा। ये तो हुआ न्यूमेरिकल अप्रोच। मुझे बताएगा चीजें जब आपका वेपोराइज होगा तो लिक्विड और वेपर में किसमें रेंडमनेस ज्यादा होगी, बोलूंगा वेपर में, इसीलिए ये लगातार एंट्रोपी बढ़ना स्टार्ट करेगा और आप यहां पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और अब फिर से अगर आप इसको करने लगे तो भैया वेपर बन गई, अब जो टेम्परेचर दोगे या जो हीट दोगे वो केवल टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंडमनेस भी बढ़ती चली जाएगी, और करते 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 आप यहां पर टी टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे। इसका टी टेम्परेचर पर एस निकालने के लिए आप चले 0 से थे, और 0 पर चलने के लिए आपको 2-3 बार रुकना पड़ा। पहले क्या चेंज हुआ, बोलूंगा पहले टेम्परेचर चेंज, फिर स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, फिर टेम्परेचर चेंज। टी तक पहुंचना है, 0 से चलना है, 0 से चलना ही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं एग्जैक्ट डायग्राम की। ये पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन है वो डिपेंड करती है डेल्टा एच पर। तो मैंने इस ग्राफ में केवल ये बताया कैसे कैसे स्टेप हैं, ये नहीं बताया कि किसकी हाइट ज्यादा और किसकी हाइट कम है। कभी आप यहां पर इस डायग्राम को स्केल मान के सोचने लगे, लेकिन अगर मैं यहां पर हल्की सी डिटेल और बढ़ाने लगूं तो बताएगा ये पर्टिकुलर जो वर्टिकल लाइन आई है वो किसकी वजह से आई है, फ्यूजन या वेपोराइजेशन। बोलूंगा ये तो आपका फ्यूजन की वजह से आई थी, क्योंकि आपका स्टेट चेंज हुआ था सॉलिड से लिक्विड, और ये जो आपका लाइन आया था ये आपका आया था वेपोराइजेशन। ठीक है, इस ग्राफ का नाम है टैफी ग्राफ। तो क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको एंट्रोपी बतानी है 600 केल्विन पर, और आपने अलग अलग स्टेज पर आपने मुझे मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, मतलब 0 से 200 ये होगा, 200 से 300 ये होगा, और 300 से ऑनवर्ड आपकी ये मोलर हीट कैपेसिटी होगी। साथ में ये भी मेंशन किया कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 200 और 300 बना हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बोलूंगा ds हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 केल्विन से, और हम लोग पहुंचेंगे फुल एंड फाइनली 600 केल्विन पर। तो थर्ड लॉ ने बताया कि अगर आप पहले इसको निकालना चाहते हैं तो पहले आप पहुंचेगा 0 से कहां तक, बोलूंगा 200 केल्विन पर। जब आप 200 केल्विन पर पहुंच जाएं, फिर आप ds निकालिएगा जब वो 200 पर सेम टेम्परेचर रखेगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर चेंज होगा और यहां पर स्टेट चेंज होगी। जब आपने स्टेट चेंज कर दी होगी तब आप बोलेंगे कि आप फिर 200 से चलना स्टार्ट कीजिएगा, 300 केल्विन पर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे और इसमें जो भी चेंज आएगा उसका ds निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा फिर से आप ds निकालेगा, लेकिन तब जब आपने टेम्परेचर को 300 केल्विन कांस्टेंट रखा है, मतलब आपको यहां पर स्टेट चेंज करनी है। फिर मैंने कहा कि जब आप 300 पर पहुंच जाएं तो 300 पर आप फिर पहुंचेगा 600 पर। और तो अगर मुझे कोई वो बोलता है कि 0 से 600 चलना है तो बोलूंगा 0 से 600 करना, 0 से 200 कांस्टेंट, 200 से 300 कांस्टेंट, 300 से आप 600 पहुंच जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अगर इसे और एक्सप्लेन करने लगूं, क्या बोल सकता हूं, यहां से यहां आपने टेम्परेचर को चेंज किया, यहां से यहां आपने स्टेट को चेंज किया, यहां से यहां फिर से टेम्परेचर चेंज किया, फिर यहां से यहां स्टेट चेंज किया, और फाइनली आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, एक बार में एक काम करना है। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा अगर आप इस क्वेश्चन की बात करने लगे तो ds का मतलब होता था Q अपॉन T। यहां पर T वेरिएबल है और Q अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर लेते हैं तो QP को आप बोलते थे DH, और DH का फॉर्मूला होता था, हम लोग बोलेंगे DH का फॉर्मूला होता था N
Cp और dt डिवाइड बाई यहां पर आपका आएगा टेम्परेचर और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। ध्यान रखते हुए कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। मैंने कहा कहां से कहां वेरी होगा, तो उन्होंने कहा 0 से ये 200 तक वेरी करेगा। मैंने कहा ठीक है। बात करते हैं अगले ds पर। उन्होंने कहा जो ds का फॉर्मूला है वो फिर से Q अपॉन T आएगा और यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैंने पहले से ही यहां पर 200 केल्विन लिख दिया। तो बचा कौन, केवल Q, QP। और अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो उसे आप एंथैल्पी बोलते हैं। और ये जो एंथैल्पी है ये टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही, ये स्टेट चेंज कर रही है। कौन से स्टेट से किस स्टेट में चेंज हो रहा हूं, बोलूंगा स्टेट का मतलब हुआ यहां पर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। चेक कीजिएगा, सॉलिड से लिक्विड का आपको दे रखा है 200 मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुई आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जैसे आपने फ्यूजन बोला तो मैंने यहां पर लिख दिया कि ये हो चुका है फ्यूजन और कंडीशन अप्लाई सेम टेम्परेचर रखते हुए। मैंने कहा जी 200 पहुंच गए। मैंने कहा 200 से कहां चल रहा है, तो उन्होंने कहा 300 तक चलेगा। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने बोला फिर फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन T। T हुआ वेरिएबल। मैंने कहा ठीक है। Q अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर काम करते हैं तो Q बना QP, QP बना DH और DH बना आपका, फिर से बोलूंगा फॉर्मूला बनेगा आपका N CpDT अपॉन T। यहां पर T वेरिएबल हुआ। मैंने कहा ठीक है। बात करते हैं फिर से यहां पर। आपने कहा फिर से आपका DS का फॉर्मूला Q अपॉन T, T क्या है, कांस्टेंट, तो बोलूंगा डिवाइड बाई 3, तो 300 तो आपका आ चुका है। बचा कौन, Q एट कांस्टेंट प्रेशर बना DH और ये जो DH है ये है आपका लेटेंट हीट। लेकिन कौन सा, बोलूंगा 300 पर क्या हो रहा है, बोलूंगा 300 पर बॉइलिंग हो रही है। इसका मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना होता है वेपोराइजेशन। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर वर्ड आएगा ये आपका आएगा डेल्टा H वेपोराइजेशन। मैंने कहा और आगे का जब आपने वेपर कन्वर्ट कर दी तो 300 से फिर से 600 चलिएगा, लेकिन DS का फिर फॉर्मूला बोलूंगा Q अपॉन T। बोलूंगा T वेरिएबल है, मैंने T लिख दिया। T अगर वेरिएबल है तो बोलूंगा Q का मतलब QP और QP का मतलब फिर से बोलूंगा N और ये बनेगा CP और ये बनेगा DT। मैंने कहा काम हो गया। 0 से 200 टेम्परेचर कांस्टेंट, 200 से 300 टेम्परेचर कांस्टेंट, 300 से 600। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूं तो आपका सपोर्ट चाहिए अब। और मैंने अगर आपको बोल दिया कि मुझे यहां पर मोलर एंथैल्पी निकालनी, मोलर एंट्रोपी निकालनी है, तो बोलूंगा 1 N की वैल्यू 1 हुई। Cp की वैल्यू ढूंढेगा जब वो 0 से 200 था। 0 से 200 मतलब सॉलिड और इसकी वैल्यू आपकी आ गई। बोलेगा कितना, बोलूंगा 0.35 और T, ये तो पर्टिकुलर आपका आ चुका है। Cp की वैल्यू वेरीफाई कर लीजिएगा और यहां पर बना आपका dt और डिवाइड में फिर से पहुंच गया T। मैंने कहा जी अगला कैलकुलेशन क्या था, तो उन्होंने कहा अगली कैलकुलेशन है डेल्टा H फ्यूजन। डेल्टा H फ्यूजन की वैल्यू है किलो जूल में, जबकि बाकी सब थे आपके जूल में। तो मैंने कहा इसका मतलब हुआ 7500। मैंने इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया। डिवाइड बाई ये आपका आ गया 200। मैंने कहा ये काम भी तैयार हो गया। उन्होंने कहा 200 से 300। मैंने कहा इंटीग्रेशन और जैसे ही आपने 200 से 300 लिखा तो बताएगा n की वैल्यू, बोलूंगा n की वैल्यू 1। Cp 200 से 300 बोलूंगा इसकी वैल्यू बनेगी 60 प्लस आपका बनेगा 0.0160 और ये बन जाएगा लास्ट में जाके आपका dt डिवाइड बाई आपका आएगा T। मैंने कहा अब क्या होगा, बोलेगा अब स्टेट चेंज कीजिएगा। बोलूंगा ठीक है। ये बना 300 और डेल्टा H वेपोराइजेशन की वैल्यू फिर से मैंने वेपोराइज उठाया तो 30 नहीं आएगा, बोलूंगा 30 के आगे आपका 1000 और लगा देगा चूंकि वो किलो जूल है। मैंने कहा और आगे चलना है, तो उन्होंने कहा एक बार और आगे चल लीजिएगा और उन्होंने कहा 300 to 600 नंबर ऑफ मोल 1। Cp की वैल्यू बताएगा 300 से 600 मतलब वेपर स्टेट में। वेपर आपने लिख रखा है और 300 से 600, तो आंसर आपका यहां पर बनेगा 50। ये बनेगा आपका dt अपॉन T। कैलकुलेशन हो गई, लेकिन अगर सॉल्व करने लगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि S600 माइनस S0, 0 केल्विन पर इसको आपको 0 मानना है। इसका मतलब जो भी आएगा वो आप 600 केल्विन पर ही एंट्रोपी बोलेंगे। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगता हूं तो क्या बोलता हूं, 600 की वैल्यू आपकी बनेगी, वेरीफाई कीजिएगा, T से T कैंसिल होगा तो आपका बन जाएगा 0.035, तो बनेगा आपका 0.35 और
बोलूंगा t से t कैंसिल हुआ, dt बना, dt का मतलब t2 माइनस t1 बना, इसका मतलब वैल्यू आई आपकी 200 माइनस 0। वेरीफाई करना आप लोग का काम रहेगा। बाद में बोलूंगा 7500 डिवाइड बाई 200 को क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, ये बन जाएगा 75 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारा काम अभी कैलकुलेशन करना नहीं है। इसके आगे अगर और चलने लगे तो हमने कहा ये पर्टिकुलर बना, तो बोलूंगा अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूं तो बोलूंगा 60 dt अपॉन t आएगा, इसका मतलब 60 बाहर जाएगा, dt अपॉन t का मतलब होता है ln, और ln का मतलब बन जाएगा, वेरीफाई कीजिएगा क्या आपको समझ में आ गया, 60 ln, और ln का मतलब होगा आपका 3 डिवाइड बाई 2 या 300 डिवाइड बाई 200 प्लस अगले अगर कॉन्सेप्ट से पूछा जाए तो बोला जाएगा ये आपका आएगा 0.016 और t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा तो बाद में लिखा जाएगा आपका 300 माइनस 200 और ये आपका कंप्लीट हो गया। मैंने कहा ठीक है, 3 स्टेज आ चुकी हैं, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। तो अगला आपका आएगा, फिर से आपने चेंज किया, बोलूंगा स्टेट, आप बोलेंगे 30,000 डिवाइड बाय 300 तो कितना आएगा, बोलूंगा 1 का मतलब आपका चेक कीजिएगा आपका 100 आ जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और आगे चलिएगा तो अगर मैं इस पे चलने लगूं तो बोलूंगा ये बनेगा, आप चेक कीजिएगा, ये बनेगा 1 इंटू 50 इंटू dt अपॉन टी का मतलब बनेगा 1 इंटू 50 इंटू ln t2 अपॉन t1 और t2 अपॉन t1 का मतलब आएगा 600 डिवाइड बाय 300। क्या सीधा शॉर्टकट मार सकता हूँ, आंसर आपका आएगा 50 ln, ln का मतलब आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट।